नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मेरे नए चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ यानी कि प्राचीन मिस्र की भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में प्राचीन मिस्र की भाषा एक विलुप्त भाषा है जिसे चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसके पहले हम ये जानते हैं कि फेरोज शब्द क्या है। तो फेरोज शब्द प्राचीन मिस्र के शासकों को फेरो की उपाधि दी जाती है। जैसे कि हम अपने प्राचीन भारत में देखें तो हम शासकों को राजा महाराज आदि से संबोधित करते थे। उसी प्रकार से प्राचीन मिस्र के शासक को फेरो कहा जाता है। फेरो का अर्थ होता है महान घर या महान घर में रहने वाला। प्राचीन मिस्र की भाषा को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें प्रत्येक चित्र का अपना एक ध्वनि या एक अपना वाक्य होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन मिस्र की लिपि को समझाने वाला मेरा जो चैनल है, ये शायद पूरे भारत का और हिंदी में समझाने वाला मेरा अपना पहला चैनल है। मैंने इसके लिए 2 साल तक अपने दम पर मेहनत की है और इसको आप समझ सकते हैं कि मैंने जो है अपने ही पूरे प्रयास से सीखा है। अभी बहुत ज़्यादा नहीं सीखा है, लेकिन अभी जितना भी सीखा है वो मैं आपको चाहूँगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको इसको शेयर करूँ। दूसरी भाषा, इसको हिरेटिक कहते हैं। वास्तव में जब चित्रलेखा की खोज हो गई, उसके बाद प्राचीन मिस्र वासियों ने बाँस के सहायता से एक कागज़ बनाया था जिसको पेपरस कहते हैं। पेपरस, और पेपरस पे जो लिखने के लिए इन्होंने फिर कलम और दवात का उपयोग किया। तो आप देख सकते हैं कि इस पर जो लिखी गई है, तो वास्तव में हिरेटिक जो है वो एक कर्सिव राइटिंग है जो जल्दी लिख जाता है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से लिखने में बहुत देर लगेगी। लेकिन ये जो हिरेटिक भाषा है, ये एक कर्सिव राइटिंग होने की वजह से इसको हम जल्दी लिख सकते हैं। हालांकि मुझे इसके बारे में अभी नहीं मालूम है। और तीसरी भाषा है डोमेटिक भाषा है। डोमेटिक भाषा भी हिरेटिक भाषा की ही तरह है। इसका उपयोग 650 ईसा पूर्व से 115 ईस्वी तक हुआ है। इसके बाद आने वाले समय में प्राचीन मिस्र पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर के आक्रमण की वजह से रोमन का साम्राज्य हो गया। फिर उसके बाद नए नए शासक आए और इस तरह से जो है अपना अपना धर्म और अपने अपने रीति रिवाज लेकर आए, जिस वजह से ये भाषा पूरी तरह से अज्ञात हो गई। इस भाषा को खोजी गई है रोजेटा पत्थर या रोजेटा स्टोन, बहुत ही फेमस है रोजेटा स्टोन। उसके माध्यम से इस भाषा को दोबारा 1822 में डिकोड किया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके पहले इस भाषा से ये दुनिया अनजान थी। तो आगे मैं आपको रोजेटा स्टोन की खोज और उसको कैसे डिकोड किया गया उसके बारे में बताना चाहूँगा। सन 1799 ईस्वी में जब नेपोलियन ने मिस्र देश पर आक्रमण किया, तो मिस्र में एक स्थान है अलेक्जेंड्रिया। यह भूमध्य सागर पर नील डेल्टा पर स्थित है। उसी स्थान पर
एक रोजेटा नाम की जगह है जिसको अब अल राशिद कहते हैं, उस स्थान का नाम बदल गया है। उस स्थान पर नेपोलियन के एक सेना के अफसर थे जिनका नाम फ्रांसवा जेवियर बुचर्ड था। उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला या एक शिलालेख मिला जिस पर 3 अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। ये तीनों भाषाएं जो है अज्ञात थी, लेकिन फ्रांसवा ये जान गए कि ये तीनों जो लिखा है जरूर एक ही मैसेज या कोई एक ही संदेश लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 अलग अलग भाषाओं में है। और वास्तव में ये जो शिलालेख थी ये एक पुरानी शिलालेख थी। शिलालेख मतलब राजा की एक आज्ञा जिसको जो है शिलालेख के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसको 3 भाषाओं में लिखा गया था। पहली भाषा थी हायरोग्लिपिक भाषा थी, चित्र वाली भाषा थी। दूसरी थी डेमोटिक, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। और तीसरी भाषा इसमें ग्रीक थी, क्योंकि जब सिकंदर ने मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया था तो उसके बाद में वो फिर ग्रीस के अंडर में चली गई थी या रोमन राज्य के अधीन हो गई थी, जिसकी भाषा ग्रीक भाषा थी। लेकिन सन 1801 ईस्वी में ब्रिटेन ने नेपोलियन को पराजित करके इजिप्ट पर अपना राज्य कर लिया और इस जो शिलालेख का टुकड़ा था जिसको रोजेटा स्टोन बोलते हैं, इसको अपने अधीन कर लिया और फरवरी 1802 ईस्वी में इसे इंग्लैंड भेज दिया। उसी वर्ष जुलाई 1802 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने इस रोजेटा पत्थर या रोजेटा स्टोन को ब्रिटिश संग्रहालय को भेंट कर दिया, जो आज तक उसी स्थान पर है। म्यूज़ियम में रोजेटा स्टोन को स्थापित कर दिया गया। उसके बाद कई यूरोपियन विद्वानों ने इस भाषा में रुचि दिखानी प्रारंभ की, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। इसके बाद 2 प्रमुख विद्वान, जिनमें से एक फ्रांस के जीन चैंपोलियन थे तथा दूसरे ब्रिटेन के एक मशहूर भौतिकविद वैज्ञानिक हुए जिनका नाम थॉमस यंग था। ये वही थॉमस यंग हैं। अगर आप थोड़ा सा भी साइंस से या फिजिक्स में रुचि रखते हो तो एक चैप्टर आता है इलास्टिसिटी, जिसमें प्रत्यास्थता एक टॉपिक है और उसी में एक यंग मॉडुलस करके एक सिद्धांत दिया हुआ है। ये सिद्धांत इन्हीं वैज्ञानिक ने दिया था। ये मुझे भी नहीं मालूम था कि थॉमस यंग जो है इजिप्ट की भाषा खोजने में इनका हाथ रहा है। खैर, तो इन्होंने जो सबसे नीचे की भाषा थी, जो ग्रीक भाषा थी, उन्होंने पहले उसमें इनको थोड़ी बहुत समझ थी और जीन चैंपोलियन को भी ग्रीक भाषा बहुत अच्छी आती थी। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी कि पहले लोग सोचते थे कि ये जो प्राचीन मिस्र की भाषा और जो चिन्ह दिए हुए हैं ये केवल प्रतीकात्मक हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ के प्रतीक हैं, उससे ज़्यादा उसको नहीं मालूम था। लेकिन थॉमस यंग को ये यकीन था कि ये जो भाषा लिखी हुई है हर एक चिन्ह अपने में एक वाक्य है। इसी आधार पर उन्होंने इस जो ऊपरी सबसे भाषा थी जिसको हायरोग्लिपिक कहते हैं या चित्रलेखा कहते हैं, उसमें से आप देख सकते हैं ये 3 विशेष स्थान ढूंढे और ये 3 जो विशेष स्थान थे इन्होंने देखा एक बंद बॉक्स के अंदर कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं। उन्होंने इस पर अध्ययन चालू किया और इसमें प्रमुख श्रेय जाता है थॉमस यंग को। थॉमस यंग ने ग्रीक भाषा और ये जो इस विशेष बंद
चौकोर के अंदर जो है एक नाम ढूंढा, तो इनको पता चला कि जितने भी नाम थे, राजा के हों, रानी के हों या किसी के भी नाम हो, वो एक विशेष प्रकार के बॉक्स में बंद करके उनको एक, ये समझ लीजिए कि वीआईपी दर्जा दिया जाता था, ताकि लोग दूर से समझ जाएं कि यहाँ पर किसी न किसी की जो है विशेष व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। उस आधार पर उन्होंने दो नामों की खोज की। वो दोनों नाम टॉलमी तथा क्लियोपैट्रा, ये दोनों नाम मशहूर नाम थे प्राचीन मिस्र के इतिहास में, जिसमें राजा टॉलमी जो थे ये सिकंदर के सेनापति थे। जब सिकंदर ने मिस्र पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया, उसके बाद अपने सेनापति टॉलमी को वहाँ का शासक बना दिया। इसके पश्चात जीन चैंपोलियन ने मिस्र के राजाओं के विभिन्न मकबरों का दौरा किया, और जहाँ पर ये विशेष निशान मिले, जिसे कार्टूचे कहते हैं, जिसके अंदर देखेंगे आप कुछ न कुछ नाम या कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, कुछ चिन्ह बने हुए हैं। इसी के आधार पर उन्होंने पूरी वर्णमाला ज्ञात कर ली, और आधिकारिक तौर से सितंबर 27, 1822 को यह भाषा आधिकारिक रूप से खोज ली गई। आपको ये चैनल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक बस छोटा सा एक परिचय था कि ये भाषा क्या थी और ये भाषा कैसे खोजी गई है। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको इस भाषा से अवगत कराना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम जो है कुछ बेसिक भाषाओं का ज्ञान लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।